ठीक, चलो क्लास करते हैं स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज सही। थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस मैं कहता हूँ मैं आपसे ही करवाऊँ, ताकि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स की सही समझ आ जाए। सही है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इसमें न्यू कुछ भी नहीं होगा, हुआ तो मैं बता दूंगा आपको। और ये इसका मकसद ये है कि एक दफ़ा फिर से जो है ना आपकी रिफ़्रेशमेंट हो जाए दिमाग की, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की। तो मैंने ये टॉपिक में भी यही लिखा है, इंपॉर्टेंट जेएस कॉन्सेप्ट्स। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं और वीक 5 का ये लास्ट है। टोटल हमारे 12 वीक्स थे, तो नेक्स्ट वीक से हम रिएक्ट जेएस स्टार्ट करेंगे। सही है। सबसे पहले वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं हम, हमें पता है वी आर होता है, एल लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, ठीक है। वार हम नहीं यूज़ करते, इसको आप रहने दो, ठीक है। लेट कॉन्स्ट हम यूज़ करते हैं, ये लेटेस्ट है, मॉडर्न है। कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का। होस्टिंग में ये होता है कि आपके जो ये डिक्लेरेशंस होती हैं, ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम में चली जाती, मतलब टॉप ऑफ द स्कोप में चली जाती हैं। स्कोप आपके पास क्या होता है, कोई भी ये करली ब्रैकेट्स अगर ये नहीं लगे हुए, इसके बाहर आपने किया, तो ये आपके पास ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। तो होस्टिंग में क्या होता है कि ये टॉप में चले जाते हैं, लेकिन ये होस्ट तो होते हैं, लेकिन इनकी जो इनिशियलाइजेशन है वो होस्ट यहाँ पर नहीं होती। जैसे वार में ना इसकी इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, वी आर एक्स इज इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया, तो ये मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब वार जो है ना वो होस्ट तो हो जाता है, यानी टॉप ऑफ द स्कोप तो वो चला जाता है। यानी अगर मैं इसको इसकी लाइन ऑफ कोड से पहले ही इसको यूज़ करने की कोशिश करूंगा, तो वो वहाँ पर मुझे सिर्फ अनडिफाइंड का जो है वो एरर दे देगा। यानी वो मुझे रेफरेंस एरर नहीं देगा कि ये तो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैंने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया और इसको मैं यूज़ यहाँ करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे ये अनडिफाइंड दे देगा। यानी ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन अभी इसको मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली हुई। जबकि लेट कॉन्स्ट जो दोनों है ना वो होस्ट तो होते हैं, लेकिन वो आप समझ लें कि वो रेफरेंस एरर दे देते हैं। यानी उसको अगर उसकी डिक्लेरेशन से पहले यूज़ करने की कोशिश करोगे ना, तो वो वहाँ पर रेफरेंस एरर दे देंगे। यानी जावास्क्रिप्ट के लिए वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, तो आप उसको उसके यहाँ पर एक्चुअल लाइन ऑफ कोड से पहले यूज़ नहीं कर सकते। इसका मकसद बेसिकली यही है कि आपके पास जो है ना वो एरर्स कम से कम आते जाएं, ठीक है। आप वेरिएबल बाद में डिक्लेयर कर रहे हो उसको और पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करो, तो हो सकता है आगे प्रोग्राम्स में बग आ जाएं, एरर्स आ जाएं, मसले आ जाएं। तो उस वजह से बचने के लिए जो है ना इसमें लेट कॉन्स्ट भी जो है हम लोग यूज़ करते हैं। देन प्रिमिटिव रेफरेंस टाइप्स, इसकी खैर ज़रूरत नहीं है इतना समझने की। टाइप कन्वर्जन्स वही होती हैं कि आपस में इनको जो है ना वो कन्वर्ट जो हम लोग करते थे टू स्ट्रिंग और टू नंबर और इस तरह का, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास, अच्छा ये मैं प्रिमिटिव और जो रेफरेंस टाइप्स है ना ये भी बता ही देता हूँ आपको। प्रिमिटिव बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो बेसिक जो डाटा टाइप्स होती है ना वो वाली होती हैं, यानी जो कि चेंज भी नहीं हो सकती। अ, इसमें आ जाती हैं आपकी स्ट्रिंग आ जाती हैं, नंबर, बुलियन, उसके बाद आपके पास नल, अनडिफाइंड और इस तरह की जो है ना वो आ जाती हैं। इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और देन रेफरेंस वाली जो आ जाती है ना वो आपके पास आ जाती हैं ऑब्जेक्ट्स। रेफरेंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एरेज आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाती हैं। और इसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन और भी डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं, जिस तरह डेट होगी, मैप होगी, सेट होगी, इस तरह की ना बहुत सारी और डाटा टाइप्स हैं, तो वो रेफरेंस के अंदर आती हैं। प्रिमिटिव बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आप ये ना आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, मतलब स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन वगैरह, ठीक है। और इनको आप कोई भी जो है ना वैल्यू असाइन कर देते हो। जबकि रेफरेंस वाली में आप उसको थोड़ा कस्टमली डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपने बिहेवियर के लिहाज से आप उसको सेट कर सकते हो। यानी आप उसके अंदर क्या किस किस्म का डाटा स्टोर करना चाहते हो। अच्छा आपने जो है किसी पर्सन का डाटा स्टोर करना है, तो पर्सन की सारी रिकॉर्ड्स आप उसमें कर सकते हो। एरेज के अंदर आप जो है ना वो बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, फंक्शन आप बना सकते हो। तो ये रेफरेंस डाटा टाइप्स में आ जाती हैं। खैर ये इतना कुछ वो वाली समझने वाली चीज़ इस तरह से नहीं है कि ये बहुत ही आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। बस ये है कि नॉलेज होना चाहिए। फिर आते हैं फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस। फंक्शन डिक्लेरेशंस और एक्सप्रेशंस। फंक्शन डिक्लेरेशंस में क्या होता है, हम फंक्शन कीवर्ड के साथ जो फंक्शंस बनाते हैं उनको फंक्शन डिक्लेरेशंस बोलते हैं। जबकि फंक्शन एक्सप्रेशंस हमारे पास नेमलेस फंक्शंस होते हैं या एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो कि
वेरिएबल को इज इक्वल टू किसी फंक्शन को कर दो ना, तो वो हमारे पास एनोनिमस फंक्शंस या नेमलेस फंक्शंस होते हैं, तो वो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशंस होती हैं। तो हम फंक्शन डिक्लेरेशंस भी यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम फंक्शन एक्सप्रेशंस भी यूज़ करते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशंस की एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एरो फंक्शंस भी होती है। एरो फंक्शंस का सिंटैक्स आपको पता है कि आप इस तरीके से जो है वो पैरेंथेसिस लगाते हो, देन यहाँ पर आप एक एरो बनाते हो इक्वल टू और एंगुलर ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है ना वो एरो फंक्शन बन जाता है। डिफ़ॉल्ट और रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स आप पास करते हो और कुछ पैरामीटर की वैल्यूज़ जो है ना वो आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर देते हो ताकि आपके पास कोई इश्यूज़ ना आए। देन इसके साथ मैंने ये प्रैक्टिस टास्क भी दिया है, तो ये सिंपल सिंपल से टास्क होंगे। अब ये है राइट अ फंक्शन दैट एड्स टू नंबर। अब सिंपल सा टास्क है, आपने एक फंक्शन लिखना है, उसके अंदर आप क्या करोगे, पैरामीटर्स ले लोगे और एरर से बचने के लिए आप ये भी कर लेना उसके अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर देना और रिटर्न कर देना सिंपल a प्लस बी, ठीक है, ये सिंपल है। फिर इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दो और फिर कोई ऐसा फंक्शन बना दो जिसके अंदर अनलिमिटेड जो है वो नंबर्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना एक ये है रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट ऑपरेटर हम लोगों ने ना एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स का आई थिंक जब लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था। हमें दरवाज़ा ये बंद कर दें। तो रेस्ट में बेसिकली क्या होता था कि हम फंक्शन जब कॉल करते थे ना तो हम उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ भेजते थे इस तरीके से 1 2 3 4। तो वो क्या होती थी, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ से जब फंक्शन के अंदर आती थी तो वो किसी एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी। मतलब यहाँ से हम इस तरीके से वैल्यूज़ भेजते थे फंक्शन कॉलिंग के टाइम, और जब वो वहाँ पहुँचती थी तो वो ना यहाँ पर हम ऐसे रेस्ट ऑपरेटर लगाते थे, ये 3 डॉट्स लगाते थे। ये 3 डॉट्स आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये हमारे पास डीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी सेम 3 डॉट्स यूज़ होते हैं। तो जब आपने बहुत सारी वैल्यूज़ को एरे के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हो, और जब आपने एरेज को किसी सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर आप जो है ना वो डीस्ट्रक्चरिंग करते हो। उसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो रेस्ट और डीस्ट्रक्चर को आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करना आपस में। तो फंक्शन में आपने क्या करना है कि रेस्ट पैरामीटर्स के साथ आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर्स का सम होता हो। तो ये आपके लिए जो है ना वो प्रैक्टिस टास्क है। देन हमारे पास एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स आती हैं। ऑब्जेक्ट्स आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। हम कीज़ लिखते हैं और उसके आगे हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और इसके अंदर किसी भी वेरिएबल डाटा टाइप की वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो, यानी स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स हमारे पास ये होता है कि करली ब्रेसेस लगाई और यहाँ पर आपने एक की लिखी, जैसे पर्सन की ऑब्जेक्ट बनानी है आपने तो यहाँ उसका नेम लिख लेना है, देन उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरा यहाँ नेम आ जाएगा फ़हद, या आपका नेम आ गया कासिम। देन मेरी कोई एज होगी तो यहाँ पर हम नंबर स्टोर करेंगे, और यहाँ पर मैं अपना स्टेटस लिख सकता हूँ कि एम्प्लॉयड हैं, तो मैं यहाँ आगे ट्रू फॉल्स उसको कर सकता हूँ। मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे आप डाटा टाइप स्टोर कर सकते हो ना ऑब्जेक्ट के अंदर। दैन हमारे पास एरेज होती हैं, एरे के, और हमारे पास मेथड्स भी होते हैं। अब इसके अंदर मेथड्स हमने पढ़े थे, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, और इसके साथ ये कुछ और भी मेथड्स हैं, फाइंड, सम और ये वाले एवरी। फाइंड बेसिकली इसके अंदर कोई एरे के अंदर जो है ना कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए होता है, और ये इसके कुछ और भी मेथड्स हैं। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये वाली मेथड्स वाली, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो ना, जब आप कोड वगैरह लिख रहे होते हो तो बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसी चीज़ सोच रहे होते हो कि आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए फिर आप जब सर्च करो तो वहाँ पर आपको ये जो है ना ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको ये इसका सिंटैक्स, दरवाज़ा बंद करके जाना, सिंटैक्स जो है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अगर आपको इन केस कोई चीज़ की नीड पड़ जाए तो आप इंटरनेट पर उसको सर्च करके उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मेन ये वाली है हमारे पास, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। फाइंड हम सर्चिंग सर्चिंग के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ये सम और एवरी है, ये हम यूज़ करते हैं। एक मिनट। अच्छा, सम जो होता है ना वो हमारे पास होता है कि कोई भी एक एलिमेंट जो है ना वो हमारी किसी गिवन कंडीशन को जो है ना वो सेटिस्फाई करता हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि फर्ज करें आपके पास कोई एरे है नंबर्स की, ठीक है, और उसके अंदर से आपने जो है ना वो फाइंड करने हैं इवन नंबर्स। तो आप क्या कर सकते हो, वो नंबर की एरे डॉट सम लगाओ और उसके अंदर आप कंडीशन लिख लो, वही वाली जो n मॉडुलस 2
इज इक्वल टू 0 होती है, जो हम लोग इवन नंबर्स के लिए लगाते हैं। तो ये क्या करेगी कि ये ट्रू जो है ना हमें रिजल्ट रिटर्न करेगी। तो सम बेसिकली क्या करती है कि हमारे पास कोई भी ऐसा ये ट्रू फॉल्स बेसिकली रिटर्न करता है। ये या ट्रू तब रिटर्न करेगा जब हमारा कोई भी एलिमेंट की कंडीशन जो है ना वो वहाँ पर मैच हो जाती है, और फॉल्स कर देगा जब हमारे पास कंडीशन जो है वो मैच नहीं होती। और एवरी का ये होता है, एवरी में ये होता है कि हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट्स, ये कोई एक एलिमेंट यूज़ करता है, और हमारे पास एवरी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब की कोई कंडीशन अगर पास हो जाए, यानी अगर 1 2 3 की एरे है हमारे पास, तो मैं इन सब की कंडीशंस जो है ना वो चेक करूंगा। सम में मैं किसी एक की करूंगा, और एवरी में मैं हर एलिमेंट की कंडीशन जो है ना वो चेक करूंगा। और ये सारी पास हो जाती हैं तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न कर देता है। जबकि इसमें कोई एक भी एलिमेंट हमारे पास कंडीशन पास कर जाए तो वो हमारे पास जो है वो ट्रू रिटर्न कर देता है। एवरी में भी हम इवन नंबर की ले सकते हैं। हम सारी एरे जो है ना सिर्फ इवन नंबर्स की बना ले, और हम उसको चेक करना चाहें कि ये इवन नंबर्स हैं भी कि नहीं, तो वहाँ पर जो है हम लोग एवरी का फंक्शन लगा सकते हैं। मैप और फिल्टर रिड्यूस हमने पढ़े हुए। मैप क्या करता था, बेसिकली हमारे पास एक न्यू एरे क्रिएट कर देता था, जिसके अंदर हम लोग जो है ना वो कोई भी चेंजेस के लिए हम लोग उसको जो है वो या उसको अल्टरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या चेंजेस करने के लिए। फ़िल्टर में से हम लोग किसी गिवन कंडीशन के ऊपर उसके अंदर से जो है ना वो एलिमेंट्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे अगेन वही एग्जांपल आ गई इवन ऑड वाली, कि हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि इस एरे में से अगर हमारे पास ये वाले नंबर्स इवन है तो उनको फिल्टर आउट करके एक न्यू एरे जो है वो क्रिएट कर दो। रिड्यूस क्या करता है कि सारी पूरी एरे को जो है ना वो कंक्लूड करके किसी एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो ले आता है। रिड्यूस हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, तो हम इन सारों का सम करके जो है ना वो रिड्यूस के अंदर किसी एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये एरे के कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं। प्रैक्टिस टास्क इसमें यह है कि नंबर बनाएं आप एरे की, मैप से क्या करें उनको स्क्वायर कर दें, फिल्टर से क्या कर दें उनको जो है वो इवन नंबर्स निकाल लें उसमें से, और रिड्यूस कर दें उसका जो है ना वो सम निकाल दें उन सारे नंबर्स का। तो ये तीनों आपके यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। देन हमारे पास यहाँ पर अरे ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसमें जिसके अंदर आप बेसिकली ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर रहे होगा, ऑब्जेक्ट्स विद नेम एंड स्कोर, और इसके अंदर फिर आप फिल्टर का फंक्शन लगा दो जिसके अंदर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएं जिनका स्कोर जो है वो 50 से अबव है। तो ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली यहाँ पर बनेगी। तो ये आपका ये वाला प्रैक्टिस टास्क हो जाएगा। देन रीस्ट्रक्चरिंग स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर है, जिसकी मैंने पहले भी बात की है। ऑब्जेक्ट्स और एरेज की जो है ना वो डिस्ट्रक्चरिंग होती है। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो एरे या ऑब्जेक्ट के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना उनको तोड़ के आप अलहदा जो है ना वो उनके अंदर स्टोर कर देते हो, अलहदा अलहदा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देते हो। तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। और रेस्ट ऑपरेटर जो है ना वो बेसिकली आप ज़्यादातर फंक्शंस में यूज़ करते हो। रेस्ट ऑपरेटर का मैंने पहले बताया कि उसमें आप क्या करते हो, फंक्शंस के अंदर इस तरीके से वैल्यूज़ आपने पास की 1 2 3, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने रेस्ट ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर लिख लिया ARR या कुछ भी नेम दे दिया, ये फंक्शन की पैरेंथेसिस है। तो ये क्या कर देगा, इन सारे नंबर्स को किसी एरे में कन्वर्ट कर देगा। जबकि स्प्रेड ऑपरेटर वो क्या करता है कि आप की जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर वो कन्वर्ट करके आप उसको या तो वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, या तो आप उसको जो है वो आपस में कॉपी करने के लिए या मर्ज करने के लिए, यानी दो अगर हमारे पास एरेज हैं आप उनके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो और एक और न्यू एरे क्रिएट करके उनके अंदर वो दो इस तरीके से ARR1 और स्प्रेड ऑपरेटर लगा के ARR2 कर दोगे, और ये इज इक्वल टू हो जाएगी ARR3 के। तो जो ARR1 और ARR2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कंबाइन होके ARR3 के अंदर जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। इसके अंदर सेम प्रैक्टिस टास्क है हमारे पास। ऑब्जेक्ट को आपने डिस्ट्रक्चर करना है, इन दो एरेज को जो है वो मर्ज कर लें आपस में स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके, और एक फंक्शन बनाए जिसके अंदर आप किसी भी नंबर का जो है ना वो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने एरे बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू आपने एक एरे भेजनी है, और इसमें से आपने फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखनी है जिससे हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर जो है वो रिटर्न होता हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर आई गेस बिल्ट इन फंक्शन भी होता है, मैक्स होता है, आई गेस मैथ का भी ना फंक्शन होता है, वो उसमें से जो जितने भी नंबर्स होते हैं ना उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो रिटर्न करता है हमारे पास, मैक्स होता है शायद। मैप डॉट मैक्स। हाँ, जी वो उसके थ्रू आप जी ये जी कर वही सकते हो। आता है। देन हमारे पास ES6 मॉड्यूल्स आते हैं। अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट है तो ये मैं आपको बताता हूँ ये इसमें क्या होता है। ये हम रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं।
बेसिकली होता क्या है ना, हमारे पास जो ES6 का वर्जन आया था, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मॉड्यूल वाइज अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। मॉड्यूल वाइज से क्या मुराद है कि आप एक फाइल ऐसी बनाएं जो कोई डिफरेंट काम कर रही हो, दूसरी फाइल आप ऐसी बनाएं जो कोई डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो हमारे पास प्रोवाइड कर रही हो, यानी फंक्शन या फंक्शन बाय फंक्शन आप फाइल्स जो है ना वो क्रिएट करते जाएं। तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपने एक फाइल बना दी जिसके अंदर आप जो है वो लॉगिन साइन अप हैंडल कर रहे हो, दूसरी आपने फाइल बना दी अगर आप ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हो जिसके अंदर आप ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी जो है ना वो स्टोर कर रहे हो, तो आप उसको अपनी मेन फाइल के अंदर कैसे यूज़ करोगे, जहाँ पर आप लोग उसको एक्सपोर्ट करोगे और जो मेन फाइल है उसके अंदर आप आगे उसको कर दोगे इंपोर्ट। रिएक्ट के अंदर ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। हम बेसिकली वहाँ पर कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो कंपोनेंट्स को हम जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं, देन उसको जो सर जी जी ये चेक करें आपका मतलब वो तो लैग कर रहा है या मेरा नेट लैग कर रहा है? चेक क्यों करें। आपके पास स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, क्या हो रहा है? नहीं, स्क्रीन चेंज हो रही है, वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही है ना, तब पूछ रहा हूँ। अभी अभी सही आ रही है आपको वॉइस मेरी? जी अभी ठीक आ रही है, जब इधर बोलता हूँ ठीक आ रही होती है, जब उधर आप लेक्चर पे हो जाते हैं ना फिर थोड़ी कट कट के आती है, रुक रुक के आ रही है। अ, एक मिनट। चेक करें। इंटरनेट तो कनेक्टेड है। वो पहले इसमें ना वो दूसरा ये वाला लगा था, तो आई गेस यहाँ से कटता है ना तो ये यहाँ पर आ जाता है, तो ये जब स्विच करता है ना तो उसमें आवाज़ शायद कट जाती है। अभी क्लियर है, आवाज़ सही चल रही है? जी बस ठीक है। सिलेक्ट। तो मॉड्यूल्स ये थे बेसिकली कि हम लोग इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना वो, इसका ना मैं आपको प्रैक्टिकल जो है ना वो करके बता दूंगा क्योंकि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूंगा। देन इवेंट्स और डॉम्स होते हैं हमारे पास। इवेंट लिसनर्स हमें पता है क्लिक इंपोर्ट और चेंज के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस टास्क ये है कि आप एक बटन बनाओ जिस पे क्लिक करने से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और टू डू लिस्ट की ऐप आप ऑलरेडी बना चुके हो जिसके अंदर किसी टास्क के ऊपर क्लिक करो तो वो रिमूव हो जाए, तो ये वाला काम आपने किया हुआ ऑलरेडी, दोबारा कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देन हमारे पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आती है जिसके अंदर हमारे पास प्रोमिसेस डॉट देन डॉट कैच होता है, एसिंग अवेट फेच एपीआई और जेसॉन। प्रोमिसेस हमारे पास बेसिकली क्या करते थे कि कोई भी जो है ना वो हम प्रोमिस ऐसा होता है कि या तो वो फुलफिल होगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो जब वो फुलफिल हो जाता है तो हम उसको डॉट देन के अंदर हैंडल कर लेते हैं, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है यानी उसके अंदर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो हम उसको डॉट कैच लगा के जो है उसके एरर्स को पकड़ लेते हैं। एसिंग अवेट में बेसिकली हम क्या करते थे कि हम कोई ऐसा फंक्शन बनाए जहाँ से हम कोई डाटा जो है वो रिसीव कर रहे हो और हमें पता हो कि उसके डाटा के आने में जो है ना वो टाइम है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली वहाँ पर उस डाटा के लिए अवेट का कीवर्ड लगा के वेट करते हैं। देन उसके नीचे कोई भी लॉजिक जो है वो उससे आगे चलती है, यानी हम लोग कोई डाटा रिसीव कर रहे हैं और उसके नीचे हमारे पास उसी डाटा को यूज़ करके कोई लॉजिक लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे उस डाटा के लिए अवेट का कीवर्ड लगा लेंगे, यानी इसका पहले वेट कर लो और जब ये आ जाए तो देन उसको यहाँ पर नीचे जो है वो यूज़ कर लो। फैच एपीआई हमारे पास जो है वो गेट पोस्ट डिलीट वाले जो मेथड्स हैं वो प्रोवाइड करती है, यानी हम लोग किसी भी रिसोर्स से, किसी सर्वर से, किसी डेटाबेस के अंदर से जब डाटा हमने रिट्रीव करना हो या वहाँ पर सेंड करना हो या वहाँ से डिलीट करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है वो फैच एपीआई यूज़ करते हैं। इसके अंदर फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने गेट पढ़ा हुआ है, यानी हम लोगों ने डाटा रिट्रीव करना सीखा है। जो हमारे पास पोस्ट यानी सेंड का मेथड है या डिलीट का मेथड है वो हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं थी, तो वो वाले मेथड्स जो है वो हम डेटाबेस के अंदर सीख लेंगे। जेसॉन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की तरह का फाइल फॉर्मेट होता है। जेसॉन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से कैसे हम लोग डाटा जो है वो रिसीव करते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है, इसके अंदर भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, इस तरह कली ब्रेसेस लगती हैं, यहाँ पर उसकी की आ जाती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की की आ जाएगी, देन उसके अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो आ जाती हैं। हम लोग कोई भी जो है वो डाटा सेंड या रिसीव करते हैं वो हम लोग जेसॉन फॉर्मेट के अंदर करते हैं। देन इसके अंदर प्रैक्टिस टास्क में यही है कि जेसॉन प्लेस होल्डर जो सबसे शुरू में हमने वेबसाइट यूज़ कर की थी उसमें से पोस्ट फैच कर लें, ब्लॉग के टाइटल्स जो है वो फैच कर लें। देन इसी को हम लोग जो है वो एसिंग अवेट, ये वाला पहले काम हम प्रोमिस से करते थे, उसी को आप जो है वो एसिंग अवेट से कर लें। देन इसके अंदर आप जो है ना एक फंक्शन ऐसा बना लें जो कि 2 सेकंड्स का वेट करता हो,
सेट टाइम आउट के मेथड से, और एट द एंड हमारे पास जो है वो यहाँ पर डन आ जाए। देन इवेंट लूप एंड एग्जीक्यूशन, ये वही है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड का बेसिकली डिफरेंस क्या है यहाँ पर हमारे पास। सिंक्रोनस हमारे पास जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है, जबकि एसिंक्रोनस कोड ऐसा होता है जो किसी कोड एग्जीक्यूशन की वेट नहीं करता है। इसकी एग्जांपल मैंने ऐसे दी थी कि आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और आप कुछ अपना वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें, तो वो ऐसा नहीं करता कि आपका ऑर्डर आ गया तो वो आप ही के ऑर्डर पर काम शुरू कर देगा, वो किसी और के ऑर्डर पर काम शुरू नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो आपका ऑर्डर भी रिसीव करेगा, आपसे बाद में आने वाले कस्टमर का ऑर्डर भी रिसीव करेगा, और वो साथ साथ में जो काम आपका हो रहा होगा वो उस पर करेगा। हो सकता है कि आपके काम में कोई चीज़ जो है वो उसको 2 घंटे के लिए पकाने के लिए रखने पड़ जाए, तो वो ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे वेट ही करता रहेगा, जब वो पकेगी तो वो नेक्स्ट कस्टमर पे काम करेगा। तो वो क्या करेगा, आपकी चीज़ जो है वो पकने के लिए छोड़ देगा और वो दूसरे कस्टमर के ऑर्डर पे काम करना शुरू कर देगा। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, एसिंक्रोनस कोड में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा एसिंक्रोनस कोड लिखा हो हमने, तो वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है और इससे जो नेक्स्ट लाइंस ऑफ कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये है प्रैक्टिस टास्क है बेसिकली कि console डॉट ए लिखा तो ये प्रिंट हो गया, देन यहाँ पर सेट टाइम आउट का फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम जितना भी टाइम सेट करें तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, जैसे ही इसका टाइम आएगा तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन वो इसका जो ये वाली लाइन ऑफ कोड है ना, ये जो लाइन ऑफ कोड है वो इसका वेट नहीं करेगी, वो भी वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये भी यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन इम्यूटेबिलिटी और प्योर फंक्शंस हैं। इम्यूटेबिलिटी का बेसिकली मकसद ये है कि चीज़ हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चेंज हो सकती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इम्यूटेबिलिटी से मतलब है कि जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, जैसे कॉन्स्ट का जो हमारे पास की वर्ड है वो इम्यूटेबल है, यानी वो चेंज नहीं हो सकता उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिकली यही है कि आपने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू चीज़ों की कॉपी बनाएं, उनको डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर चीज़ों को चेंज नहीं करें। प्रैक्टिस टास्क हमारे पास क्या है कि फंक्शन है, उसके अंदर आप एरे सेंड करें, और वो जो है एक न्यू एरे जो है ना वो सेंड करे जिसके अंदर हमारे पास सारी जो एलिमेंट्स हैं वो डबल्ड हो, यानी स्क्वायर्ड अप हो, उनकी वैल्यू स्क्वायर्ड हो जाए। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने उसको न्यू एरे के अंदर एलिमेंट्स को रिटर्न करना है, उसी एरे को मॉडिफाई नहीं करना। देन हमारे पास ये प्योर फंक्शंस हैं यहाँ पर। प्योर फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जिसकी जो ऐसा समझ लें कि सिर्फ इसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट्स सेंड करते हैं ना वो उसी पे डिपेंड करता है। वो बाहर से अगर हम उसके अंदर कोई और चेंज वगैरह करें, यानी कोई ग्लोबल वेरिएबल में हम चेंज ले आए या कुछ ले आए, तो उसके अंदर जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि फंक्शन आप बनाएं एक ऐड का, और उसके अंदर ए बी जो है ना वो आप पैरामीटर्स पास कर दें, आर्ग्यूमेंट्स पास कर दें और रिटर्न कर दें ए प्लस बी। तो क्या होगा, उसकी हमेशा जो है ना वो रिज़ल्ट सेम ही आएगा। यानी उसके अंदर हम लोग और कोई वेरिएबल्स इस तरह के इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हमारे पास जो है ना वो ग्लोबल वेरिएबल्स हों। अगर हम उन वेरिएबल्स को बाहर से चेंजिंग कर दें तो जाहिर है उसकी जो फंक्शन की जो आउटपुट है वो भी वहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो प्योर फंक्शंस में ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो जिनकी आउटपुट हमेशा सेम रहती है, सेम इनपुट के ऊपर। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग चेनिंग और नलिश कॉलेसिंग है। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, ऑप्शनल चेनिंग जो होती है ना वो हमारे पास जो ऑपरेटर होता है ये वाला क्वेश्चन मार्क और देन डॉट, उसकी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये हमें जो है ना वो सेफली उनकी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करने देते। मतलब ये हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि अभी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हमने वहाँ पर डिफाइन नहीं की थी, तो क्या होता है कि भाई हमारे पास जो है ना वो एरर आ जाता है, रेफरेंस एरर आ जाता है कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने यहाँ पर कैसे यूज़ कर ली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो एरर नहीं आता, वो वहाँ पर सिंपली जो है ना वो अनडिफाइंड जो है ना वो वहाँ पर थ्रो कर देते हैं कि ये चीज़ अभी अनडिफाइंड नहीं है। तो उससे जो है ना वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम स्टॉप नहीं हो जाता उस एरर की वजह से। फॉर सम एनी रीज़न हमारे पास जो है ना वो प्रॉपर्टी वहाँ पर डिफाइंड ना हो सकी, या कोई एरर आ गया तो क्या हो गया कि इससे फिर एरर जनरेट हो जाएगा कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपका पूरा प्रोग्राम वहाँ पर क्रैश कर सकता है। तो सॉरी, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग जो है ना वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास अनडिफाइंड आ जाए, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे फ़र्क ना पड़े, हम लोगों के पास एरर ना आए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शनल चेनिंग। और हमारे पास नलिश कॉलेसिंग बेसिकली क्या करता है कि कोई भी जो है ना वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास प्रोवाइड कर देता है जब लेफ्ट हैंड साइड की या तो नल हो जाए या तो अनडिफाइंड हो जाए। यानी आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक हम यूज़र नेम जो है ना उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर अभी नहीं करते, हम उसको जो है ना वो नल सेट कर देते हैं, या हम उसको डिफाइन ही नहीं करते। तो अब हम यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर नलिश कॉलेसिंग का जो है ना वो साइन लगाएंगे, यानी डबल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख दूंगा गेस्ट की। तो क्या होगा, अब मैंने अगर इसको अनडिफाइंड छोड़ा होगा या इसको मैंने नल किया होगा ना, तो मेरे पास जो है ना वो गेस्ट वाली वैल्यू जो है वो चूज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ या तो अभी नल है या तो ये अभी अनडिफाइंड है, तो हमारे पास ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिख दूंगा तो ऑब्वियसली वो इसको यूज़र नेम को सिलेक्ट कर लेगा। ये बेसिकली एरर से बचने के लिए आप कह सकते हो हम इसको यूज़ करते हैं, कि ताकि हमारे पास जो है ना वो एरर, हम फॉर सम केस हमारे पास यूज़र नेम प्रोवाइडेड ना हो तो हम लोग जो है ना वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लें, बजाय इसके कि वहाँ पर हमारे पास एरर थ्रो हो जाए। तो ये हम लोग उस मकसद के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये था हमारे लेक्चर का आज का एंड। और इसमें ये प्रैक्टिस टास्क हैं कुछ आपके लिए, ये सारे सिंपल सिंपल से हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए भी हैं, तो ये आप घंटे के अंदर बैठ के इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपने सारे जो है ना वो इनको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको जो है ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स की एक दफ़ा फिर से समझ आ जाए, रिएक्ट जेएस पढ़ने में हमारे पास आसानी हो। और ये जो चीज़ है ES6 मॉड्यूल्स, ये अब हम लोग जो है ना वो इसका प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये न्यू, सॉरी एक मिनट, एक फोल्डर नया बनाते हैं। इसको नेम दे देते हैं ES6 मॉड्यूल्स, और ये वाला फोल्डर हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की दो फाइल्स। इसको मैं दे देता हूँ फाइल 1 डॉट जेएस, और इसको फाइल 2 डॉट जेएस में कह देता हूँ। अब फाइल 1 के अंदर ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके साथ मैं क्या लिखूँगा, एक्सपोर्ट। सबसे पहले एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हम सेंड कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट मैंने कोई ये वेरिएबल या फंक्शन यहाँ जो भी बनाएंगे वो सेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा लूँगा और इसके आगे वेरिएबल का नेम लिख लेता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू फहद। और यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन, ऐड का फंक्शन बना लेते हैं, ए बी, और रिटर्न कर दे, ये क्या कर दे हमारे पास, रिटर्न ए प्लस बी। ये हमारे पास दो हमने चीज़ें जो है वो क्या कर ली, एक्सपोर्ट कर ली। अच्छा, इसके अंदर ना एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी आता है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बेसिकली क्या करता है, वो पर पेज सिर्फ एक ही हो सकता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो आपने कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट अगर आपने जो है ना वो सेंड करना है,
तो आप जो है वो उसके साथ डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड जो है वो लगा लोगे। तो लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है ना वो किसी एक ही फंक्शन के साथ जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो, हर फंक्शन के साथ जो है ना वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो रिएक्ट के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, तो उसके अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट में जो है ना वो अपने फंक्शंस को जो है ना वो सेंड कर रहे होंगे। फिलहाल हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये सब थोड़ा जूम करें, जी। जूम करें, जूम थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। अभी क्लियर नज़र आ रहा है? ओके, क्वालिटी ठीक है ना, मतलब वो क्लियर। अच्छा, अब हमने करना है जी अपना ये इंपोर्ट। फाइल 2 में आ जाएंगे, और फाइल 2 में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। और हमारे पास जो ये फंक्शंस थे, सबसे पहले हमारे पास था नेम। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट हमारे पास ना ऑटोमेटिक भी सजेशन दे देता है कि हमने जो है ना, अब ये इसने पकड़ लिया कि ये नेम वेरिएबल जो है ना वो इंपोर्ट करना चाह रहे थे। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास पाथ भी लिख देगा उसका, इन केस कि ये सेम फोल्डर में पड़े होंगे। अगर ये कहीं और पड़ा हुआ होगा तो फिर शायद इसको ढूंढने में मसला हो। तो मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पर इसने सबसे पहले ये कर्ली ब्रेसेस लगाई, उसके अंदर जो हम लोग वेरिएबल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो, फिर फ्रॉम, और यहाँ पर उस फाइल का पाथ लिख दिया कि यहाँ किस फाइल से जो है ना हम लोग ये बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर जो है वो मैं अपना ऐड वाला फंक्शन भी लिख लेता हूँ, क्योंकि वो इसी सेम फाइल के अंदर से आ रहा है। तो ये हम लोगों ने कर लिया इसको इंपोर्ट, यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया था, यानी स्टैंड किया था, और यहाँ पर हमने इसको रिसीव कर लिया। अब इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम, और console.log यहाँ मैं कर लेता हूँ ऐड, और इसको कुछ वैल्यू भेज देता हूँ 2 और 3। इसको अब हम अगर ब्राउज़र में रन कर लें, या वो ओपन हो जाए, अगर ओपन नहीं हुआ अभी तक। ओह, हमने HTML की फाइल ही नहीं बनाई। HTML के अंदर ना मॉड्यूल्स हम इस तरीके से भी जो है ना वो कर सकते हैं कि ये इसकी टाइप जो है वो मॉड्यूल है, और यहाँ पर हम उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी यूज़ कर सकते हैं जो मॉड्यूल्स वाली हमारे पास फाइल है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग SRC के अंदर लगाते हैं फाइल 1.js, और होप सो अभी ये हमारे पास जो है वो चल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट। सॉरी, हमने यहाँ पर जो है ना वो फाइल 2 चलानी है, और इसको मॉड्यूल की SRC लगानी होगी यहाँ पर। टाइप फाइल्स 1 एरर।
404 नॉट फाउंड का एरर क्यों दे रहा है जबकि हमारे पास फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एक मिनट, रिपोर्ट एरर आ जाते हैं यार, इस तरह के चीज़ें बंदा भूल जाता है। तो हमारे पास एरर क्या आ रहा था, 404 नॉट फाउंड कह रहा था। बेसिकली मसला क्या था कि यहाँ पर हमने जब हमने ये फाइल इंपोर्ट की तो उसके बाद के अंदर हमने यहाँ पर .js नहीं लिखा, क्योंकि ये फाइल हमारे पास बेसिकली .js में है। ये करता क्या है, बेसिकली इंपोर्ट पाथ के अंदर जो है ना वो ढूंढता है, और हमारे पास वो किस पाथ पर ढूंढ रहा था, वो इस URL में इस तरीके से फाइल ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर एट दी एंड उसकी एक्सटेंशन नहीं लगी हुई थी। तो हमने यहाँ पर जब इसकी एक्सटेंशन लगाई .js की तो हमारे पास एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ पर नेम भी कर लें, हमने यहाँ से नेम रिमूव कर लिया था, नेम्स कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं console.log नेम्स, और अगर अपनी फाइल 1 में जाएं और यहाँ पर इसको करते हैं export names is equal to export let names is equal to फहद। अब हमारे पास नेम भी आना चाहिए और हमारा फंक्शन का जो सम है वो भी आना चाहिए। तो ये था हमारे पास बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फंक्शन। इंपोर्ट क्या करता है कि हमारे पास किसी और फाइल के अंदर से कंपोनेंट्स जो है यानी मॉड्यूल्स जो है वो उनको इंपोर्ट करके अपनी फाइल के अंदर जो है वो यूज़ करता है। वो हम किस तरीके से करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कीवर्ड से। इसका बेसिक यूज़ का मकसद क्या होता है कि हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी की मतलब हमारे पास ये जितना भी कोड होता है ना, इसको हम जितने स्मॉलर मॉड्यूल्स के अंदर या जितने स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके अगर हम काम करें तो वो ईजियर टू मेंटेन, ईजियर टू राइट और ईजियर टू डीबग होते हैं। एक ही फाइल के अंदर हम सारा कुछ कर लेंगे तो वो उसमें कोई मसला आ जाए, एरर आ जाए, तो उसको एरर तलाश करने में, उसको डीबग करने में जो है ना बहुत सारा टाइम और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर जो है ना वो चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैंने कोई ऐड की फंक्शनैलिटी लगानी है तो वो मैं उसका अलग से फाइल बना लूँगा जिसके अंदर सिर्फ ऐड का काम चल रहा होगा। अगर मैंने लॉगिन साइन अप की कोई फंक्शनैलिटी बनानी है तो उसके लिए मैं अलग से फाइल बना लूँगा। तो इस तरह मेरे पास चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करना ज़्यादा ईजियर होता है। तो उसके लिए हम लोग ये ES6 के मॉड्यूल्स पढ़ते हैं। ये चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी हुई थी, तो इस वजह से इसका मैंने जो है ना वो प्रैक्टिकल अभी आपको करके दिखा दिया है। तो अब ये जो टास्क मैंने आपको दिया है ना, तो इसी के अंदर आप किसी तरीके से जो है ना इसको भी इंटीग्रेट कर लेना कि कोई फंक्शन बनाओ जिसकी अलग से फाइल बनाओ और उसको नेक्स्ट फाइल में जो है ना इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर यूज़ कर लो। और यूज़ करने का तरीका यहाँ पर ये टाइप मॉड्यूल लगा के ही होता है, इसके बगैर नहीं होगा। आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप टाइप मॉड्यूल लिखोगे और वहाँ पर उसका SRC दे दोगे। SRC पे आपने वो फाइल लगानी है जहाँ पर आप सारी इंपोर्टिंग कर रहे होगे। एक्सपोर्ट वाली फाइल पे आपने SRC नहीं लगानी। जहाँ पर इंपोर्ट बेसिकली सारा काम तो यहाँ से तो सिर्फ वो लॉजिक वगैरह उठा रहा है ना, काम तो इसलिए यहाँ पर हो रहा है, एग्जीक्यूट तो यहाँ पर हो रहा है, console.log यहाँ हो रहा है, तो आपने यहाँ पर वो वाली फाइल लगा देनी है। तो आई गेस क्लास का टाइम भी शायद ओवर होने वाला है, तो उम्मीद है आपको आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको आए भी होंगे ऑलरेडी, लेकिन यह है कि वो कॉन्सेप्ट्स अब रिफ्रेश हो गए होंगे, तो दिमाग में दोबारा से आ गए होंगे और शायद कुछ कन्फ्यूजन्स भी आपकी दोबारा से क्लियर हो गई हों। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद जो है ना वो आपकी लर्निंग और स्किल्स जो है वो इन्हांस होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया या प्रीवियस लेक्चर्स में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। सर हाँ, अब बताता हूँ मैं आपको डिफ़ॉल्ट का मकसद। डिफ़ॉल्ट चूँकि पर फाइल सिर्फ एक ही होता है, तो यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन डिफ़ॉल्ट भेजूँगा ना तो वो यहाँ पर मैं उसको कैप्चर किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करूँगा। जब मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना वो जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हमारे पास उसको उठा लेगा। दूसरे नंबर पे डिफ़ॉल्ट फंक्शन को आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हो। अब यहाँ पर इस फंक्शन का नेम जो है वो हमारे पास क्या है, ऐड है, जबकि यहाँ पर हमारे पास हमने क्या दिया हुआ है इसको, एडिशन। तो यहाँ पर हम इसके फंक्शन के नेम को रीनेम भी कर सकते हैं। अब चूंकि ये डिफ़ॉल्ट है, ये एक ही एग्जिस्ट करता है, तो इसने इसी को यहाँ पर कैप्चर किया है और यहाँ पर इसको हमने रीनेम, यानी यहाँ पर हमारे पास नाम की टेंशन नहीं होती कि यहाँ इसका नाम ये है तो यहाँ इसका नाम ये है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक ही होता है। और इसके नीचे अब अगर मैं एक और वेरिएबल एक्सपोर्ट कर दूँ इस तरीके से, एक्सपोर्ट लेट नेम्स इज इक्वल टू फहद,
अब इसको उठाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलहदा से इम्पोर्ट लगानी पड़ेगी स्टेटमेंट, दोबारा और इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा, import names from files1.js, और यहाँ से मैं स्पॉन कमेंट कर दूं अगर, तो यहाँ पर मेरे पास ये चल जाएगा, फाइल भी आ गया, 8 भी आ गया। तो ये है बेसिकली डिफ़ॉल्ट और विदाउट जो डिफॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के बगैर है उसका फ़र्क। तो चूंकि जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो एक फाइल के अंदर हम एक ही कंपोनेंट बनाते हैं, तो हम रिएक्ट के अंदर उसको डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट के बगैर भी कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट हो, लेकिन कंपोनेंट अगेन बनाने का मकसद ही ये है कि आप अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उस टुकड़े का जो मकसद है, बेसिक मकसद, वो सिर्फ वही परफॉर्म कर रहा हो, वो उससे ज़्यादा ना कर रहा हो। अगर लॉगिन साइन अप है और बीच में आपने ऐड टू कार्ट डाली हुई है, तो वो फिर रिएक्ट जेएस यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। रिएक्ट जेएस का मकसद ही ये है कि आप अपने प्रोग्राम को जो है ना वो मॉड्यूल्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करके जो है ना आप अपने वेब एप्लीकेशन जो है ना वो बनाओ। इस वजह से हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं कि एक कंपोनेंट जो है ना वो हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो वहाँ पर हम लोग बगैर पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस के बगैर और बगैर नाम की फिक्र किए हम उसको जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो क्लियर गया। हो गया ना? अब मुझे पहले आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी, तो अभी मुझे क्वेश्चन की समझ आई है, इसलिए मैंने आपको ये क्लियरली जो है ना वो सारा समझा दिया। क्लियर और हो वो गया? दूसरा एक और वो वाली चीज आप फिर भी ना ट्राई करके बता दो, फिर भी सर्च कर लेना ना। वो जो लास्ट में हम मतलब इसमें अगर लगाते हैं तो रिएक्ट में, जैसे रिएक्ट में लगाते हैं, इसमें अगर लगाया जाता है या नहीं लगाया हाँ जाता। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो लग जैसे जाएगा। लगता है डिफॉल्ट एंड। वो पहले इसलिए नहीं लग रहा था, ये देखो आउटपुट आ गया, वो हमने यहाँ पर वो किया था ना, वो कर्ली ब्रेसेस लगी हुई थी यहाँ पर। अगर मैं इसको इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये लेट नेम्स को यहाँ से हटा दूँ। मतलब यहाँ पे तो फाइल अभी वो हो रही है ना, ये फाइल के लिहाज से मतलब जितने भी हम बनाए तो बना सकते हैं जेएस हाँ, में। जेएस में तो आप जितने मर्जी लेकिन बना रिएक्ट लो। में ये लेट रिएक्ट किया। में सिर्फ हम एक ही बनाना। हाँ, रिएक्ट में आप उसको एक ही कंपोनेंट पूरा बनाओ और उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो कि आप किसी और मतलब किसी फाइल में जो है ना वो आप कुछ अलहदा सी फंक्शनैलिटी लिख चीज दो और किसी बनाओ, और फाइल में आप, उसको एक्सपोर्ट कर लो और ला हाँ के दूसरी फाइल में यूज कर लो हाँ, उसमें आप उसको इंपोर्ट के थ्रू। एक्सपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक्सपोर्ट नेम्स कर लूँ। नहीं, आपने ऊपर नहीं लगाया वो बात से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर वो लगता है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। फंक्शन के ऊपर लगता है। क्योंकि ये वाला मैंने इस तरह कभी एक्सपोर्ट वो किया नहीं है ना, तो वेरिएबल्स, तो ये चीज़ मैं आज आपसे सीख रहा हूँ। मैं तो फंक्शंस में ही हमेशा काम किया, और ये एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने यूज़ भी हमेशा रिएक्ट में ही किया है। एक दफ़ा मैंने किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं एक वो म्यूज़िक वाली ऐप बना रहा था, तो उसके अंदर मैंने इधर एक, नहीं यूज, उधर यूज में मतलब उधर थोड़ा बहुत आइडिया है फिर भी, मतलब एक्सपोर्ट अच्छा अच्छा, इंपोर्ट का। जी। तो वेरिएबल्स तो मैंने नहीं किए कभी, तो ये फंक्शंस में अलबत्ता होता है। और रिएक्ट के अंदर तो बेसिकली आप कंपोनेंट ही पूरा पूरा एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, तो वहाँ आप ये वाली स्टेटमेंट एंड पे डाल देते हो। जी। सही। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो गए हैं। कोई और सवाल, कोई पिछले लेक्चर में भी कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो। गिट गिट आप समझ आया था? अच्छा, वो देखा ही नहीं सॉरी। मैंने मुझसे नहीं देखा, मतलब पीछे वाला मैंने किया तो उसकी प्रैक्टिस